लिसानी पार्टी का क़याम कब अमल में आया? इसके रवाबित सरहद पार मुल्क के दुश्मनों से कब इस्तेवार हुए? भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी से उनका गहरा ताल्लुक कैसे कायम हुआ? इन सवालात के जवाबात तो किसी के पास नहीं थे। अलबत्ता एक बात सब जानते थे कि वडेरा सोलंकी की राह से गाड़ी छनती थी और आज भी भारतीय कौंसलेट में उसका नाम किसी की सिफारिश के लिए हतमी समझा जाता था। वडेरा सोलंकी आए रोज़ बैनुल अक़वामी दौरों पर जाता रहता था। उसे इस बात का इल्म तो था कि उसके पेश रो के राह से खसूसी रवाबित थे और सरहद पार से अक्सर बड़ी बड़ी रकमें और असला उनके यहाँ आता रहता था। उन्हें लाने और इधर से लिसानी पार्टी के एक दो कारकुनों को तकरीबकारी की तरबियत के लिए ले जाने वालों को भी वो पहचानता था। लेकिन राजदारी का ऐसा निज़ाम उसके पेशराओं और राह के अफसरान ने कायम कर दिया था कि सिवाय पार्टी सरबराह के और किसी से उनका बराह रास्त कभी कोई रब्ता नहीं होता था। अपने एक हारी के हाथों जिसकी बेटी के साथ लिसानी पार्टी के सरबराह ने अगवा के बाद ज़बरदस्ती नाजायज़ तल्लुकात कायम कर रखे थे, एक रोज़ उसकी मौत वाक़या हो गई। उस रोज़ अचानक ही और बिल्कुल खिलाफ तवक्को बदकिस्मत बेटी के बाप हारी ने लिसानी पार्टी के सरबराह पर कुल्हाड़ी से हमला किया और उसके मददगारों के पहुंचने से पहले ही उसकी गर्दन उड़ाकर रख दी, जिसके फौरन बाद हारी भी मारा गया। सरबराह की मौत के बाद पार्टी का सदर वडेरा सोलंकी को बनाया गया, जो अपने पेशरो के करीब तरीन समझा जाता था और जिसके मुतल्लिक पार्टी की आला क़यादत को यकीन था कि वो साबिक सरबराह के साथ मिलकर सरहद पार से आने वाला माल 50% तो खुद ही हड़प कर जाते थे और बाकी का 50% दूसरों तक पहुंचता था। मानक शाह का शुमार वडेरा सोलंकी के मुखालिफ गिरोह में होता था, लेकिन उसकी जुर्रत नहीं थी कि कभी खुलकर उसके खिलाफ कोई कदम उठाए, क्योंकि सरहद पार से फौरन ही वार्निंग मिल गई थी, जिसमें उसे हुक्म दिया गया था कि वो बिलाचूं चरां वडेरा सोलंकी के अहकामात की तामील करे, बसूरत दीगर दूसरा रास्ता अपना ले। और वडेरा मानिक शाह जानता था कि अब ज़िंदगी में कोई भी दूसरा रास्ता उसे सिर्फ मौत की शारा तक ही ले जाएगा। अगर उसका कुछ भ्रम और रौब अब बाकी था तो उसी पार्टी के दम कदम से था, जिसके टिकट पर वो असम्बली का रुकन भी मुंतखब हो चुका था। वो इस इलाके का वाहिद बिला मुकाबला मुंतखब होने वाला रुकन था, क्योंकि राह ने उसके मद्दे मुकाबिल को इलेक्शन से 24 घंटे पहले ही बम धमाके से हलाक करवाकर उसकी कामयाबी की राह इस्तेबार कर दी थी, जिससे उसकी कामयाबी की राह साफ हो गई। इलेक्शन मुलतवी हो गया, लेकिन जब इलेक्शन का ऐलान हुआ तो आखिरी लम्हात तक किसी को उसके खिलाफ कागजात नामजदगी दाखिल कराने की हिम्मत ना हुई, जिसकी वजह से वड्डा साईं की तरफ से मुतवक्के मुखालिफ उम्मीदवारों को जारी होने वाली वार्निंग थी। वडेरा सोलंकी को पार्टी सरबराह मुंतखब होने के चंद रोज़ बाद ही सरहद पार से सिग्नल मौसूल हो गया कि एक यूरोपीय मुल्क में होने वाली कॉन्फ्रेंस में उसकी शिरकत का बंदोबस्त हो गया है और वो तैयार रहे। यूरोपीय मुल्क में रीजनल ज़बानों पर होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में उसे बतौर मेहमान खसूसी बुलाया गया था, लेकिन ये सब तो आई विश था। उसके पीछे बाकायदा एक प्लानिंग थी। राह की आला क़यादत ने अब हमसाया ममालिक में अपने एजेंटों से रब्ते का ये महफूज और फूल प्रूफ तरीका अपनाया था, जिसके ज़रिए वो किसी भी यूरोपीय मुल्क में कोई कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करवाने और वहाँ अपने इन एजेंटों को बुलाकर उनसे मुज़ाकरात करते थे। तीसरा मुल्क होने की वजह से अमूमन इस तरह ये गद्दार अपने मुल्क की एजेंसियों की नज़रों में नहीं आते थे। वडेरा सोलंकी भी जानता था कि कॉन्फ्रेंस तो एक बहाना ही है। उसका इस्तकबाल तो लंदन के एयरपोर्ट पर उसके मकामी पार्टी वर्कर्स और कॉन्फ्रेंस से करता धरता लोगों ने ही किया था, जिनमें राह के लोग भी माकूल तादाद में मौजूद थे। लेकिन इस मरले पर उन्हें वडेरा सोलंकी से दूर ही रहकर सिर्फ इस अमकान पर नज़र रखनी थी कि पाकिस्तान की किसी एजेंसी के लोग तो उसकी निगरानी नहीं कर रहे। वडेरा सोलंकी को वो लोग कारों के जलूस की शक्ल में होटल ब्रिस्टल के उस VIP रूम तक लाए थे, जो बतौर ख़ास उसके लिए बुक करवाया गया था। ये 3 कमरों पर मुश्तमिल एक मुकम्मल स्वीट था। शाम तक तो कॉन्फ्रेंस के लोग वडेरा सोलंकी से बातचीत करते रहे और रात डिनर पर उसकी मुलाकात मिस ललता से
गई, जो मकामी हलकों की जानी पहचानी शख्सियत और इस कॉन्फ्रेंस की करता धरता थी। अपनी सोशल सरगर्मियों की वजह से लंदन के आला हलकों में मिसेज ललिता को अहम मकाम हासिल था। उसके पास खूबसूरत जिस्म, बेपनाह दौलत और जरखेज दिमाग मौजूद था, और सिवाय मकामी भारतीय कौंसलेट में फर्स्ट सेक्रेटरी के ओहदे पर मौजूद राम मलाई के और किसी को उसकी असलियत का इल्म नहीं था। राम मलाई इराक का आला ओहदेदार और बरतानिया में उसका डेस्क का इंचार्ज था, और मिसेज ललिता इस मुल्क में रा की सबसे बड़ी एजेंट थी। रा की आला क़यादत में उसके असर और रसूख का ये आलम था कि राम मलानी जो डायरेक्टर के ओहदे पर फाइज था, उसके सामने दबकर बात करता था। उसे इल्म था कि रा के आला हलकों से मैडम ललिता ने सोशल ही नहीं जिस्मानी तल्लुकात भी बड़े मजबूत हैं। वो इतनी ही खूबसूरत और जिनसी कशिश की हामिल औरत थी जिसकी माज एक रात की सोबत के लिए उसके मुल्क की अहम शख्सियात कुछ भी कुर्बान करने को तैयार रहती थी। मकामी कौंसलेट की तो वो बेताज मलका थी। उसकी बेजा रोज रोज की मदाखलत और कई मामलात में टांग अड़ाने का भारतीय वजारत खारजा ने सख्त नोटिस लिया था। मकामी कौंसलेट ने इस मदाखलत बेजा पर ज़बरदस्त एहतजाज रिकॉर्ड करवाया था, लेकिन जब भी आला सतह पर इसके खिलाफ कोई समरी तैयार होती, पुरअसरार हाथ उसे वहीं रोक देते। अब तो हालत ये हो गई थी कि भारतीय वजारत खारजा के अफसरान ने उसके खिलाफ शिकायत का तोमार बांधने की बजाय उससे खुशगवार तल्लुकात ही में आफियत तलाश कर ली थी। वडेरा सोलंकी ने सारी जिंदगी हरामकारी में बसर की थी। उसने दुनिया भर की औरतों को सिर्फ एक ही नज़र से देखा था, तराशबीन की नज़र से, तमाशबीन की नज़र से। उसकी जिंदगियों में सैकड़ों औरतें आई और गई थीं, लेकिन ऐसी भरपूर औरत उसने शायद पहली मर्तबा देखी थी। मिसेज ललिता के साथ चंद मिनट की मुलाकात ही ने वडेरा सोलंकी के असाब पर उसको सवार करवा दिया। वो सोलंकी को छोड़ने के लिए उनके कमरे तक आई और दोनों का सही तारुफ यही हुआ था। अगर वडेरा सोलंकी ने जिंदगी में कभी रा से अलहदगी इख्तियार करने के लिए सोचा भी होता, तो वो ललिता के साथ अपनी मुलाकात के बाद अपना इरादा तब्दील कर देता। वो ऐसी ही औरत थी जो किसी भी सूफी का ईमान खराब करने की अहलियत रखती थी। सोलंकी के इसरार पर उसने रात का खासा हिस्सा उसके साथ गुजारा। इस दरमियान वो सोलंकी के असाब पर मुस्तकिल सवार रही और वो नरीदे बच्चों की तरह उसके जिस्मानी खदोखाल में खोया रहा। रात एक पैर बीत चली थी जब मैडम ललिता के दस्ती फ़ोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ किसी ने उससे बात की और उसने ओके कहकर फ़ोन बंद कर दिया। आइए आपकी मुलाकात गुप्ता जी से करवा दें। वो तो भारत से बतौर खसूसी आपको मिलने के लिए यहाँ आए हैं, उसने वडेरा सोलंकी की तरफ जिगरपाश नज़रों से देखते हुए कहा। वडेरा सोलंकी के लिए ये बिल्कुल अचानक हुक्म था, लेकिन क्या मजाल जो उसने ज़रा सी भी सरताबी की हो। ऑल राइट, जैसा आपका हुक्म मैडम, उसने बड़ी खुशदिली का मुजाहरा करते हुए कहा। ओहो, मुझे मैडम क्यों कहते हुए आप? ललिता काफ़ी नहीं क्या? मैडम ललिता ने बेतकल्फ़ी से वडेरा सोलंकी का हाथ अपने दोनों हाथों में पकड़कर दबाया तो वडेरा सोलंकी के बदन में बर्क सरायत कर गई। उसे अपनी रगों में खून के बजाय ससनाहट दौड़ने का एहसास हुआ। दिल की धड़कन सांसों की तरह बेकाबू हो गई। शायद वो कोई और कदम भी उठाता, लेकिन इससे पहले ही मैडम ललिता ने उसका हाथ छोड़कर अपनी घड़ी पर नज़र जमाई और उसे वक्त गुजरने का एहसास दिलाना चाहा। थोड़ी देर के बाद ही वो होटल की लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। ये महफूज तरीका भी मैडम ललिता ही ने इख्तियार किया था। शायद उसने होटल से बाहर पार्किंग तक जाने का चोर रास्ता पहले ही से तलाश किया हुआ था। वडेरा सोलंकी ने अपने ओवरकोट के कॉलर खड़े किए हुए थे और बतौर खास माहौल पर नजर रखी थी। अभी तक उसे कोई मुतजस्सिस चेहरा दिखाई नहीं दिया था। दोनों पार्किंग तक आए जहां एक मर्सिडीज गाड़ी उनकी पहले से मुंतजिर थी। मैडम ललिता को देखते ही मुअद्दिब शौकर ने दरवाज़ा खोला और दोनों पिछली सीटों में धंस गए। गाड़ी अपनी अगली मंजिल की तरफ चल दी।
इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।